संजय जोशी जब एक समय नरेंद्र मोदी से ज्यादा कद्दावर नेता थे, उनको रोकने के लिए रजत शर्मा ने पूरे भाजपा को ब्लैकमेल किया था कि हमारे पास सीडी है, वो अधिवेशन से पहले वो चला दूंगा। प्रमोद महाजन ने बाद में कहा, ये उस समय की किसी अखबार में आया था कि वो चैनल इंडिया टीवी था, और जिसके कारण आनंद फानन में संजय जोशी का इस्तीफा लिया गया। यहां भी रजत शर्मा उसी मीडियोकर मध्यस्थ की भूमिका में जफर सरेशवाला और मोदी के बीच में जो है कई बार। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद, तो इस्लामिक सारे मौलाना को मिलवाने के लिए इंडिया टीवी का वो प्रोग्राम मैंने देखा था कि इंडिया टीवी, उसमें एक इंडिया टुडे के पत्रकार भी उसमें शामिल हुए थे। बाद में उनको सरकार ने नेशनल लेवल पे कुछ पद भी दिया था। तो ये जो रजत शर्मा है, ये पत्रकार हैं या मीडियोकर हैं, ये क्या हैं ये? मतलब नरेंद्र मोदी के लिए संजय जोशी का सीडी का जो बाद में जांच हुई तो सीडी फर्जी निकला, ऑडियो फर्जी निकला, लेकिन ये वहां भी मीडियोकर हैं और जफर सरेशवाला और मोदी के बीच में भी मीडियोकर हैं। तो पत्रकारिता ये ज्यादा करते हैं या फिर आप समझ रहे हो बीच वाली बात, दलाली कह दूंगा मोटे भाषा में, वो ज्यादा कर लेते हैं। तो ये आप कैसे बोल रहे हैं कि जो रजत शर्मा है वो पहले वो एबीवीपी के वो सदस्य या सचिव कुछ रहे थे, तो ये पहले से वो भाजपा ही है और वो भाजपा के लिए नरेंद्र मोदी के लिए काम करते हैं, उसे तो अच्छे से स्पष्ट हो जाता है। और उस कार्यक्रम में तो बहुत सारे खुलासे हुए थे, जो मैंने इससे पिछले वाला जो चैप्टर है जो कि रिश्तों का इस्तेमाल और धोखा, तो रिश्तों का और इस्तेमाल और धोखा में जो कि शायद दूसरा ही चैप्टर है, तो उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे जो इनके खास लोग थे कैसे उनको निपटाया गया। कई लोगों को शायद ये शिकायत हो सकती है कि हाँ ये चीज कम है, शॉर्ट में है, तो शॉर्ट करते करते तो इतना लॉन्ग हो गया, अगर और भी ज्यादा लॉन्ग करते तो फिर कितना हो जाता, तो फिर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि मतलब इतना जरूर है कि क्लियर जरूर हो जाएगा कि हाँ उनके साथ अच्छा नहीं हुआ है। सही बात है। एक बात है कि मोदी कहते हैं जफर सरेशवाला को बार बार कि अरे तुम मुझे वोट मत देना, अपने काम तो कराओ। क्या आपको इस किताब के रिसर्च में कहीं ऐसा लगा किसी हिंदू से मोदी ने कहा हो कि ठीक है मुझे वोट मत देना, अब मैं अपने काम तो करवाओ, मुझे फोन करो मैं तुम्हारा काम करता हूं? क्या जफर सरेशवाला के असर का सम्मान किसी हिंदू को, अपने नेता को भी, पार्टी के नेता को भी नरेंद्र मोदी ने दिया है? चलिए मैं ना ये आप ही के ऊपर एक आप ही का एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए पहले जो भी आपका था, पहले लोग ज्यादा होंगे देखने वाले, फिर बाद में आपको जो भी इनकी सच्चाई बनारस के बाद पता लगी, उसके बाद आपने इसको मतलब इनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया। क्या आपने अपनी कोई बदलाव किया गया? क्या आपने सोचा कि हमारे इतने लोग क्यों कम देखने हो गए, इतने सपोर्ट क्यों खत्म हो गए? ये सब कभी आपने सोचा क्या? मैं तो नहीं सोचता ये सब। नहीं सोचा आपने। रीजन क्या है? आप सोचते हैं कि ये धर्म का मामला है, तो वो भी उनके मजहब का मामला है जो कि लगातार बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आज उन्होंने बोलना बंद कर दिया है, जफर सरेशवाला से तो बोलते ही थे कि बेशक तुम वोट मत देना, काम कराने तो आओ, और आज भी बोलते हैं कि जाओ पसमंदा बहनों से राखी बंधवाओ, बिना वोट के आशा किए वहां पर मतलब उनसे मिलो, उनकी समस्या जानो। तो ये तो अभी भी ये काम कर रहे हैं और बराबर कहते हैं कि आप मुझे वोट मत दो। तो इससे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इनको लगता है कि ये जो भी टीका त्रिपुंड लगाते हैं इससे हिंदू काफी खुश हो जाता है। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको जफर सरेशवाला के स्तर का ट्रीटमेंट, कोई ऐसा हिंदू नहीं है जिसको मोदी जी ने दिया हो कि एक बार फोन करे और मोदी जी उसके लिए अवैध काम भी करवा दें। मतलब वो बिल्डिंग जो टूटना था हाईकोर्ट के आदेश से, उसको भी रुकवा दे। और ऐसे बहुत सारे काम जफर सरेशवाला फोन करते गए और मोदी फोन जो है काम करवाते रहे। ये जो जफर सरेशवाला कहते हैं मोदी जी कुरान और हदीस पढ़ते हैं, वो बार बार ये बात कहते हैं, तो आपको और रिसर्च में लगा कि मोदी जी को कुरान का हदीस का पूरा नॉलेज है? मैं आपको आगे की बात बताता हूँ, ये बचपन से प्रॉफेट मोहम्मद की लाइफ से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड, बहुत ज्यादा प्रभावित है। कुछ इनके मतलब नजदीकी लोग बताते हैं कि बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। उसके बाद फिर वो रानी मस्जिद वाली बात आ जाएगी।
और आप ये देखिए ना कि इनके जितने रिश्ते हैं वो तो सारे, मतलब अपने रिश्तों को तो छोड़ दिया इन्होंने, बाकी जो इनके रिश्ते बचे वो सारे रिश्ते तो इनके उन्हीं लोगों से निकलते हैं जिनका विरोधी इनको बताया जाता है। चाहे इनका कपड़ा धोने वाला से लेके इनके 4 पीढ़ी का रिश्ता हो, या फिर आप एक चीज देखिए, आप एक बार एक तरफ ये मुसलमानों से मिलते हैं जब, तो इनके चेहरे पे आप वो रौनक देखिए। मैंने बहुत सारी घटनाएं लिखी है कि कहाँ कहाँ वो मिले, और हिंदू से मिलते हैं तो क्या इनका रिएक्शन होता है। जब ये पूजा करने जाते हैं किसी मंदिर में, तो आपने देखा होगा इनके एक्सप्रेशन आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इनको जबरदस्ती, मतलब मजबूरी में कोई काम कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे मिलते हैं तो आप ये देखे होंगे कि इनके चेहरे पे एक अलग खुशी होती है। और आप देखिए कहीं भी अगर ये संवेदना जाहिर कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि उस घटना में कितने मुस्लिम पीड़ित हैं। अगर मुस्लिम पीड़ित हैं वहीं पर ये बयान देते हैं या फिर दुख व्यक्त करते हैं, मुआवजा देते हैं। अगर सिर्फ हिंदू से जुड़ा मामला हो, कोई भी मामला हो, वहां पर ये चुप रह जाते हैं। ये एक बात और हुआ कि विदेश के कुछ लोगों ने, हिंदुओं ने ये पोस्ट लिखे थे कि नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं तो उनको आगे बोहरा आदि मुस्लिम को किया जाता है, जिनके साथ वो बहुत बात करते हैं अच्छे से, और हिंदुओं को कुछ सेकंड भी नहीं देते, उनको सिर्फ ताली बजाने के लिए, झंडा लहराने के लिए और मोदी मोदी करने के लिए लगाया जाता है। ये काफी सारे एनआरआईज ने शिकायत किया था कि विदेश में भी मोदी का यही रवैया रहता है। ये तो मतलब आप ये समझिए कि 10 साल तो कम नहीं होता, ये कोई कही सुनी बात नहीं है, तो रिपोर्टेड है। वहां के मुस्लिम समाज ने बताया है कि मतलब 1 दशक ये मस्जिद में रहे। तो ये सर से लेकर पांव तक पूरी तरह से इस्लामिक है। इसमें कहीं मुझे तो कोई शंका नहीं है ये लिखने के बाद। और मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, इसके बाद आगे हम लोग इसके बारे में बताएंगे। मैं शंकराचार्य से मिलने गया अभी हाल में, वो जो रिकॉर्ड कर रहे थे वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, कुछ गड़बड़ी हो गई, इसकी वजह से आपको वॉइस की प्रॉब्लम हुई होगी। तो शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कहा कि जब मैं इनके बारे में थोड़ा सा ही पढ़ा तो मैं रख दिया, आगे नहीं पढ़ पाया कि मैंने सोचा कि कहीं इनके बारे में मेरे व्यवहार ना बदल जाए। आखिरकार वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। तो ये तो स्थिति, इनकी सच्चाई इतनी खतरनाक है। ठीक बात है। अब मैं आप लोगों से कहूंगा ये किताब आप लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हमारे बीच एक ऐसा नेता जो बिल्कुल ही दूसरे जो है कोने पे खड़ा है, उसकी छवि हिंदू हृदय सम्राट की है, परंतु वो प्रो इस्लामिस्ट है। उसकी सारी योजना, सारे व्यवहार, ये बड़ा अजीब ये भारत के हिंदुओं के साथ हुआ। एक चीज और है कि जफर सरेशवाला को मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का चांसलर भी, वाइस चांसलर भी बनाया गया। क्या जफर सरेशवाला को इससे पहले कोई बड़ा, इतना बड़ा पोस्ट कभी मिला किसी और सरकार में? कभी नहीं मिला। अभी आगे की बात आपको बताता हूं। ये तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के लिए जफर सरेशवाला के साथ ये पहुंच गए आपको सऊदी अरब। और आपको बताऊं कि सऊदी अरब गए, और आप यहां पर देखिए कि कितना बड़ा खेल हुआ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के लिए। मतलब वहां से क्या हुआ कि सबसे पहले सऊदी अरब से जो मिला 380 यूनिट ये मोबाइल मेडिकल यूनिट मिला, जिसको नमर्दा, छोटा नागपुर और वो क्या बोलते हैं भरूच, जो कि आदिवासी बहुल इलाकों में गुजरात के, मतलब उनको मतलब ऑपरेट किया जाना है। तो आप सोचिए कि आदिवासी को टारगेट करके इस्लामिक वाली चीज। दूसरी बात, भारत सरकार की एक्जिम बैंक है, एक्जिम बैंक से $100 मिलियन दिया जाता है उसको, मतलब एक एमओयू साइन होता है, और एक्जिम बैंक $100 मिलियन देता है इस्लामिक बैंक भारत में खोलने के लिए। और ये जफर सरेशवाला को पहला निदेशक बनाया जाता है। अब आप बोल रहे हैं कि उनको वाइस चांसलर बनाया गया यूनिवर्सिटी का, तो अब सोचिए कि इनको एक बैंक का निदेशक बनाया जाता है। और जफर सरेशवाला जो ये काम करते हैं
तो उसमें भी ये हिंदुओं के फायदे गिनाते हैं, बोलते हैं कि जो हिंदू है वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसका फायदा तो हिंदुओं को होगा। और उस समय क्या है कि सुरेंद्र जैन, जो कि विश्व हिंदू परिषद के आप सभी जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद पर प्रदर्शन करता है। ये लोग बोलते हैं विश्व हिंदू परिषद वाले कि अगर हमें लोन लेना है तो फिर तो हमें जाके अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, लेकिन उनके विरोध की एक नहीं सुनी जाती। और ये जो प्रयास था, ये कांग्रेस की सरकार ने भी प्रयास किया था, लेकिन हुआ किसके शासनकाल में? नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये लोग इस्लामिक बैंक तो लाते हैं, जो कि सबसे पहले महाराष्ट्र के सोलापुर में लाया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस बैंक का नाम रखते हैं लोक मंगल बैंक, एक इस्लामिक बैंक, और उसका नाम क्या रखा जाता है? लोक मंगल। ठीक वैसे ही जैसे कि शादी शगुन योजना, जैसे कि शादी शगुन योजना चलाते हैं, तो ऐसा देखिए कोई उसको हिंदू फ्लेवर देके इस्लामिक कार्य कर रहे हैं। और इस्लामिक बैंक तो बड़े बड़े इस्लामिक देशों में होता है। और ये इस बात की एक और पुष्टि हुई कि जो वो विदेश जाते हैं प्रधानमंत्री, वो विदेश में राष्ट्र से अधिक अपने बिजनेसमैन साथियों के बिजनेस में काम करते हैं। जैसे जफर तरेसवाला के जरिए वो इस्लामिक बैंक का जो है लेकर आए भारत में। तो ये तो बड़ा खतरनाक है कि राष्ट्र की जगह बिजनेसमैन साथियों के लिए वहां से बिजनेस लाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व हो, ये तो बड़ा गलत है। और जफर तरेसवाला के जरिए इस्लामिक बैंक, यानी एक तरह से कहा जाए इस्लामिक बैंक शरिया कानून के हिसाब से चलेगा। तो भारत में एक पैरेलल शरिया भी खड़ा कर दिया गया मोदी सरकार द्वारा, शरिया बैंक खड़ा कर दिया गया। इस्लामिक बैंक पहला ऐसा कोई नॉन इस्लामिक देश था जहां पे ये इस्लामिक बैंक आया, और वो जफर सरेसवाला की मदद से, और जफर सरेसवाला उसके निदेशक बने। और सोचिए कि जो जफर सरेसवाला इनके लिए जगह जगह प्रदर्शन करते थे, धरना ऑर्गेनाइज करते थे, तीस्ता सीतलवाड़ के साथ काम किया, जो ये रईस खान पठान के साथ काम किया, उसमें अब क्या है कि उस आदमी को पहली बात उसने कभी अपनी गलती के लिए इनसे माफी भी नहीं मांगी, नहीं तो बोला होता कि मैंने माफी मांगी, या फिर कहीं ना कहीं से कुछ बयान तो आते। इन्होंने, जफर सरेसवाला ने अपने किए के लिए कहीं कोई माफी नहीं मांगी, और जफर सरेसवाला के लिए ये जफर सरेसवाला को साथ में लेके सऊदी जाते हैं। और उस समय मास्टर स्ट्रोक क्या लगते हैं कि 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब से, विदेशी मुद्रा भारत में आएगा। इसके ऊपर बात नहीं होती है कि $100 मिलियन एक्सिम बैंक भारत सरकार का दे रहा है उन्हें इस्लामिक बैंक के लिए, और लोगों को धोखे में रखने के लिए। चूंकि देखिए इसका नाम है धोखा और सच, नरेंद्र मोदी का धोखा और सच, तो इनका मतलब क्या है, कई लोग नाम को लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं जो भी इन्होंने धोखा दिया है उसकी सच्चाई क्या है, इसलिए दोनों के साथ लिखा गया धोखा और सच। तो इनका जो बचपन से टेंडेंसी है लोगों का धोखा देने की, वो इनके कार्यकाल में भी दिखता है। तो ये इस्लामिक बैंक, सही बात है, मनमोहन के सरकार के समय में लाने की योजना थी, लेकिन जो चीज मनमोहन नहीं कर पाए, सच्चर कमेटी बनाया, ठीक से लागू नहीं किया, वो मोदी ने लागू किया। उसके बाद इस्लामिक बैंक, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल ने 2016 में इस्लामिक बैंक की अनुमति दे दी। भारत में एक शरिया बैंक चल रहा है, माने विदेश का पूरा पैसा हवाला रूट इस्लामिक वर्ल्ड का, और यहां से वहां करने के लिए पूरे बैंक की व्यवस्था की गई। किसी मजहब धर्म के आधार पे बैंक, योजना, रिपोर्ट, ये सब इस सरकार में हुआ है। ये तो इतना खतरनाक है कि कल तक, जब तक हिंदुओं को सच पता चलेगा, उनके तोते उड़ चुके होंगे, उनके बच्चों के तोते तो उड़ ही जाएंगे, उनके तोते उड़ चुके होंगे।